नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात चल रही थी। इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब है जो हमें अपने डाइट में लेना पड़ेगा, और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड्स है जो हमारा सेल या जो टिश्यू है वो खुद सिंथेसाइज कर लेता है। इसको हमें डाइट में इनटेक करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इन सभी के नाम लिखे हुए हैं, देखो इसेंशियल अमीनो एसिड्स में नाम देखो, सबका नाम एक बार। अमीनो एसिड के नाम देखो, थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, मेथियोनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन और लास्ट हिस्टिडीन है। इसको याद रखने के लिए आप ये स्टेटमेंट याद कर लो, अ लिटिल हेल्प इन लर्निंग दीज मॉलिक्यूल्स प्रूव्स ट्रूली वैल्यूएबल। इससे आपका सारे इसेंशियल अमीनो एसिड का नाम याद हो जाएगा, ठीक है। इससे आर्जिनिन, एल से लाइसीन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन और मॉलिक्यूल की एम से मेथियोनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। तो ये इसेंशियल अमीनो एसिड तो जरूर से याद होने चाहिए। नॉन इसेंशियल नहीं भी याद है तो भी काम चल जाता है, लेकिन याद रखने की कोशिश करो, पहचानना पड़ेगा। आप 1-10 का नाम याद कर लिया, इसेंशियल का नाम याद कर लिया, तो अगर आपसे ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 4 ऑप्शन में कि भाई कौन सा इसेंशियल है, या 2 से ज्यादा ऑप्शन होते हैं ना, कई बार ए बी सेलेक्ट करना पड़ा, तो इसेंशियल पूछता है तब भी आप पहचान सकते हो क्योंकि इसेंशियल के नाम याद रहेंगे। नॉन इसेंशियल पूछता है तो इसेंशियल वालों का नाम लिख लो, जो उसके अलावा है बाहर से वो नॉन इसेंशियल है। तो वो आपको इस तरह से हेल्प मिलेगी। इसमें से 1-2 अमीनो एसिड का नाम जरूर याद रखना, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये सेमी इसेंशियल है। अब ये सेमी इसेंशियल का मतलब क्या है कि बॉडी अपनी कुछ अमाउंट या कुछ ये सिंथेसाइज कर लेता है, सेल्स में कुछ बन जाते हैं इनका अमाउंट, और हमें डाइट में भी लेना पड़ता है इसको, ठीक है। तो जब भी ये पूछा जाए कि ये इसेंशियल है कि नॉन इसेंशियल है, तो ये इसेंशियल की कैटेगरी में ही आएगा। लेकिन अगर ये पूछता है कि कौन से अमीनो एसिड सेमी इसेंशियल है, तब इन दोनों का नाम याद रखना है, ठीक है। तो सेमी इसेंशियल वर्ड से पूछा जाता है तो। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का नाम ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, सिस्टीन, एस्पेरेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्परजीन, ग्लूटामाइन। और ग्लूटामाइन का तो नाम आपने बहुत बार सुना है। आप जितने भी अपने ये फ्लोर का पैकेट्स लेने जाते हो या फिर बिस्किट लेने जाते हो, सब में ये ऐड करते हैं कि इसमें ग्लूटामिक एसिड बहुत है। हम ये अमीनो एसिड है, प्रोटीन है ना, टायरोसिन है, प्रोलीन है, ये कुछ अमीनो एसिड्स की बात है। अमीनो एसिड आपस में जुड़ता है, पॉलीमर बनाता है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। अमीनो एसिड का ही पॉलीमर होता है क्या? प्रोटीन। बस ये बात याद रखनी है कि हेट्रोपॉलीमर है। और इन अमीनो एसिड्स के बीच जो बॉन्ड बनता है, देखो एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ये है आपका, ये कार्बन COOH, ये सारा डिस्कशन छोड़ दो। अब देखो इधर जो अमीनो एसिड का, ये अपने टिपिकल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अमीन ग्रुप हो गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और ये कार्बन की चेन और हाइड्रोजन, ये हमने टिपिकल अमीनो एसिड में देख लिया था। ये दूसरा अमीनो एसिड है, इसका ये अमीन ग्रुप हो गया, और ये R, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ इनका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीन ग्रुप के बीच जो इनका बॉन्ड बनता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आता है। यहाँ देखोगे H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर आता है, जिसमें से अमीन का H एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का OH आपस में रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल बाहर जाता है, एंड इनके किसके किसके बीच, C एंड N के बीच बॉन्ड बनता है। यहाँ पे देखोगे ये जो C एंड N के बीच बॉन्ड बनेगा, इसको नाम देंगे क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे हम जब पॉलीसैकेराइड पढ़ रहे थे तो ग्लूकोज के यूनिट्स जुड़ते थे, कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अमीनो एसिड के बीच जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या रखोगे? पेप्टाइड बॉन्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड का नाम यहाँ बहुत जरूरी है, याद रखना, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज एमाइड बॉन्ड। यहाँ ये CN एमाइड ग्रुप है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, अब ध्यान से सुनना, ये पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी भी प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी होती है वो इस पर डिपेंड करती है कि उसमें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्या है। जैसे मान लो कि आपके पास 4 अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4। अब इस 4 अमीनो एसिड से मान लिया कि पहला कोई एक प्रोटीन बना,
अमीनो एसिड 1 और अमीनो एसिड 2 एंड देन अमीनो एसिड 3 है एंड देन अमीनो एसिड 4 है। एक प्रोटीन ये है, इसकी प्रॉपर्टी जो भी होगी XYZ। दूसरा, इन्हीं अमीनो एसिड से एक कोई और प्रोटीन बनी, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 2 और अमीनो एसिड 4। पहले की प्रॉपर्टी दूसरे की प्रॉपर्टी से अलग होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्या है, 1 2 3 4 है। यहाँ पे क्या है, 1 3 2 4 है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज हो गया। इसी अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड से कोई तीसरा प्रोटीन भी बन सकता है। जैसे मान लेते हैं कि अमीनो एसिड यहाँ पे पहले 4 लग गया, अमीनो एसिड 3 लग गया, अमीनो एसिड फिर आपका 1 है एंड अमीनो एसिड 2 है। तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज हुआ। अब ये दूसरी प्रोटीन, इसकी प्रॉपर्टी दूसरी होएगी, इसका नेचर अलग होगा। ऐसे आप सीक्वेंस चेंज करके और भी अमीनो एसिड और भी कोई प्रोटीन बना सकते हो सिर्फ इसी 4 अमीनो एसिड से। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो आपके पास सिर्फ कितने अमीनो एसिड हैं नेचर में, 20। और 20 अमीनो एसिड से मोर देन 10,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनी हुई है। बस क्या चेंज होता है उनका सीक्वेंस। क्या चेंज होता है? पहला आपने एक क्राइटेरिया देख लिया, सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड चेंज होता है तो उनकी प्रॉपर्टी प्रोटीन की चेंज हो जाती है, इसी पर बेस्ड होती है। एंड उसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आपके इमेजिनेशन की जरूरत है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप ऐसे समझ लो, ये मान लो कि एक अमीनो एसिड का पॉलीमर है, चेन है। ये अपन एक अभी अगर ये बिल्कुल ये स्ट्रेट चेन में है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक लीनियर कॉन्फ़िगरेशन मानी जाएगी। अब ये मान लो कि कुछ इसमें फोल्डिंग्स हो गई तो इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, और फोल्डिंग्स हो गई, कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज करते जितना आप जैसा भी चेंज हो जाए। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होगा उसका। अब कॉन्फ़िगरेशन इसकी अलग है, अब इसकी प्रॉपर्टी अलग होएगी। और कॉम्पैक्ट पैकिंग हो जाए और कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग अपना देखने को मिलेगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि वो 1D में है, 2D में है, 3D में है। इसके स्ट्रक्चर का नाम होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है उनके कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से। अगर सिर्फ अमीनो एसिड का एक चेन है, एक सिर्फ लीनियर चेन है, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। वो थोड़ा कॉइल कर गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हुआ, और कॉइल कर गया, टर्शियरी स्ट्रक्चर हुआ। कई दो या दो से ज्यादा टाइप के अमीनो एसिड की चेन आपस में इंटरविंग करके एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर बना दिया तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। कॉन्फ़िगरेशन का समझ आ रहा है कुछ? अब नेक्स्ट जो आपका बात है, व्हाइल वेरिएशन इन अमीनो एसिड डिपेंड्स ऑन द साइड चेन ग्रुप। जो साइड चेन का ग्रुप है उस पर डिपेंड करता है कि कोई अमीनो एसिड कैसा, किस टाइप का होगा। आपने वो 3 स्ट्रक्चर देख लिए थे। अगर यहाँ पे COOH ग्रुप लगा ही होता सभी अमीनो एसिड के पास, NH2 यहाँ लगा होता है, यहाँ H लगा होता है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन लगा है तो ग्लाइसिन हो गया। अपन ने यहाँ पे CH3 लगा दिया तो एलानिन हो गया था, और यहाँ पे CH2OH लगा दिया तो ये जो आपका ये R है, ये जो R है जो हम यहाँ R से लिखते हैं यहाँ पे या कोई भी अमीनो एसिड में, यही चेंज होता है। इसको बोलते हैं साइड चेन। क्या बोलोगे? साइड चेन। साइड कोई भी अमीनो एसिड का जो वेरिएशन है, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड है, वो इसी साइड चेन पर डिपेंड करते हैं। और सब कुछ तो सभी में सेम होता है। ये तीनों हिस्से, तीनों वैलेंसी सेम ग्रुप से इनकी पूरी करी जाती है। 2 अमीनो एसिड का और नाम याद रखना है, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। इनमें सल्फर एज अ एलिमेंट भी प्रेजेंट रहता है साइड चेन में ही। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड पूछा जाता है तो मेथियोनिन का नाम याद रखना है, और दूसरा सिस्टीन का। अब क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का, इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है। क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का उनके केमिकल नेचर के बेसिस पर। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो पहला जो ग्रुप है एसिडिक अमीनो एसिड, दूसरा बेसिक अमीनो एसिड, और तीसरा न्यूट्रल। क्या क्या? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल।
बहुत बेसिक सा इसका क्राइटेरिया है डिसाइड करने का कि कैसे आप डिसाइड कर पाओगे कि एसिडिक कब कहोगे, कब बेसिक कहोगे, कब न्यूट्रल कहोगे। सिंपल सा बात है। मोनो एमिनो एंड डाई कार्बोक्सिलिक एमिनो एसिड। मोनो एमिनो का मतलब है कि एक एमीन ग्रुप लगा होना चाहिए, और डाई कार्बोक्सिलिक दो या दो से ज्यादा इसमें क्या लगा होना चाहिए, COOH ग्रुप लगा हो, तब ये आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक। अब आपने इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के नेचर की बात पहले से ही कर ली है। ये कैसा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कलाइन होता है। ये कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। और ये COOH का नेचर कैसा है, एसिडिक है। अब आप सोचो किसी मॉलिक्यूल में एक एल्कलाइन फंक्शनल ग्रुप लगा है, दो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसका ओवरऑल नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो जिस एमिनो एसिड के ऊपर एक एमाइन ग्रुप और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते हैं वो क्या हो जाता है, एसिडिक एमिनो एसिड। जैसे एक नाम है, दो नाम यहां पे याद रखना है, दोनों के साथ लास्ट में एसिड लगा भी है, स्पेरेटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। अब इसमें देखो, ये इसका एक केमिकल फॉर्मूला है ग्लूटामिक एसिड का। ये एक एमिनो ग्रुप लगा है, एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, दूसरा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है। तो कैसा है इसका नेचर, एसिडिक। तो एसिडिक एमिनो एसिड का क्राइटेरिया क्या है, एक एमिनो ग्रुप होगा, एक एमाइन ग्रुप होगा, और दो या दो से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, तब वो एमिनो एसिड का नेचर कैसा कहा जाएगा, एसिडिक। दे है तो दो आपके एसिडिक एमिनो एसिड के नाम याद हो जाने चाहिए। इसमें याद हो जाने की क्या जरूरत है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों के साथ एसिड वर्ड लगा हुआ है। तो ग्लूटामिक एसिड और एस्पेरेटिक एसिड ये एसिडिक एमिनो एसिड है। एल्कलाइन एमिनो एसिड तब आप बोलोगे जब क्या होगा, दो एमाइन ग्रुप लगे हों, क्या लगे हों, दो एमाइन ग्रुप लगे हों, जो कि एमाइन ग्रुप का नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो, तब वो हमारा कैसा ओवरऑल नेचर कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन या एसिडिक बेसिक एमिनो एसिड। और ये हैं आपके लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। इन्हीं पे क्वेश्चन बनेगा और इन्हीं में गड़बड़ होएगा, इसलिए इनके नाम जरूर याद रखना है। एसिडिक की कोई चक्कर नहीं है, बेसिक का नाम याद रखना है बस। क्यों याद रखना है, एसिडिक 2 हो गए, बेसिक 3 हो गए, 5 खत्म, बचे कितना, 15 के 15 न्यूट्रल है। तो क्या लोड है, बस ये 3 नाम याद रखने हैं आपको बस। ये 3 बेसिक होते हैं, कौन कौन से, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टीन। अब उसके बाद न्यूट्रल एमिनो एसिड में क्या होगा, एक आपका एमाइन ग्रुप होगा, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, तो ओवरऑल जो चार्ज होता है न्यूट्रल, एंड रेस्ट ऑफ द 15 जितने भी एमिनो एसिड हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल हैं। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, याद रखा जा सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ इनके लिए पॉइंट्स हैं जो स्पेशल पॉइंट्स हैं, इन पे क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं पे बनता है, तो इसको आप ध्यान पे रख लो। जैसे ट्रिप्टोफैन की बात करें तो सबसे कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड का टैग इसको मिला है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। टायरोसिन की बात करें तो ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट ही हमें कलर देता है, स्किन का कलर हमें इसी पिगमेंट की वजह से मिलता है। थायरोक्सिन हार्मोन, टायरोसिन एमिनो एसिड अगर आपका बॉडी में है ठीक अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में, तो आपकी बॉडी में मेलानिन की कमी नहीं होएगी, थायरोक्सिन हार्मोन ठीक ठीक बनेगा, एड्रेनालिन बनेगा, एड्रेनालिन में वो भी कौन सा, एपिनेफ्रिन हार्मोन का सिंथेसिस होगा, एंड नॉर एड्रेनालिन का सिंथेसिस होगा। इन सारे हार्मोन का ये प्रिकर्सर है, क्या है, प्रिकर्सर है। मतलब आप टायरोसिन की डेफिशिएंसी करें, इनटेक आपने टायरोसिन की ठीक से नहीं की, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस आपकी बॉडी में होने पक्के हैं। तो टायरोसिन का प्रॉपर एक जो एडिक्वेट अमाउंट है वो हमारी बॉडी में जाना चाहिए। टायरोसिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। एक और है प्रोलीन एमिनो एसिड, इसमें जो होता है वो NH2 ग्रुप नहीं होता, एमिनो ग्रुप नहीं होता, NH2 ग्रुप को एमिनो बोलेंगे। एंड यहाँ पे क्या है, इमिनो ग्रुप है, IMINO, इमिनो ग्रुप, दैट इज द NH ग्रुप। नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है बट NH है, ये ध्यान रखना है। एंड इंस्टेड ऑफ एमिनो ग्रुप, so this amino acid is also called
एमिनो एसिड, इसको भी हम एमिनो एसिड ही बोलते हैं। ये हमने पहले ही देख लिया, सिस्टीन और मेथियोनिन में सल्फर होता है। एंड टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फेनाइल एलानिन एक आपका एरोमेटिक एमिनो एसिड है। एरोमेटिक एमिनो एसिड का मतलब क्या हुआ? ऐसे एमिनो एसिड जिनके आर का जो कार्बन चेन है वो कोई एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड उनको बोलते हैं, जब आपने बेंजीन पढ़ा था, बेंजीन रिंग या बेंजीन एंड बेंजीन के डेरिवेटिव्स को बोलते हैं क्या? एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये आर की जगह पे बेंजीन हो या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव हो, वो लगा होता है जब अमीनो एसिड पर आर की पोजीशन पे, तब वो अमीनो एसिड क्या कहा जाएगा? एरोमेटिक अमीनो एसिड कहा जाएगा। तो ये 3 एरोमेटिक है। उसके बाद है प्रोलीन एंड हिस्टिडीन। ये हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड है बिकॉज दे हैव हेट्रोसाइक्लिक रिंग, मतलब इनके पास जो रिंग स्ट्रक्चर, जो आर का साइक्लिक चेन है, ये आर जो है वो साइक्लिक चेन है, आई मीन साइक्लिक कंपाउंड है। बट ये सिर्फ कार्बन से नहीं बना होता है, कार्बन के अलावा भी और भी एलिमेंट बीच बीच में होते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ नाइट्रोजन है, कार्बन है और यहाँ भी नाइट्रोजन है, तो यही हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहा जाएगा। सेरीन एंड थ्रियोनिन बिकॉज दे हैव OH ग्रुप देयर इन देयर स्ट्रक्चर, इनके में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। अब आ जाओ प्रोटीन का फंक्शन। इसमें देखो, प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। प्रोटीन का आप जब स्ट्रक्चर पढ़ लोगे तो प्रोटीन का जो फंक्शन है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तो होता ही है प्रोटीन। जो भी बॉडी का जैसा भी स्ट्रक्चर है आपका, प्रोटीन ही बनाता है। प्रोटीन की एक प्रॉपर्टी ये भी है, दैट इज अ बायोकैटलिस्ट। इट एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट तो समझते होगे, दैट कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे लिविंग सिस्टम का मेटाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं, बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती है, उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज करता है ये प्रोटीन। उन प्रोटीन्स को बोलते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं? एंजाइम। तो एंजाइम भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। कौन सा एंजाइम क्या रोल करता है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उनका ग्रुप है, क्या काम करते हैं, किस तरह की रिएक्शंस को वो कैटेलाइज करते हैं, वो सारा कुछ इसी चैप्टर में पढ़ना है। इसलिए थोड़ा सा फंक्शन पे जरूर ध्यान देना। प्रोटीन कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये आपने पढ़ लिया था। चैनल का बात हुआ था और टनल का बात हुआ था। जो आपने सेल मेम्ब्रेन में देखा था वो प्रोटीन ही होते हैं, है ना। एक्टिव, पैसिव, सारे ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। अब अगर आपका सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है तो उधर कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं है, लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी था कि नहीं था? फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भी प्रोटीन मदद करता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो प्रोटीन के बगैर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये प्रोटीन वहां भी हमारा कुछ मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। एंटीबॉडीज का नाम सुना है सबने? एंटीबॉडीज सबके बॉडी में बनती है, जो हमें पैथोजन से बचाती है, जो हमें जो डिजीज कॉज करने वाले पैथोजेंस हैं उनसे हमें बचाती है। इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से बचाने का जो आपकी बॉडी में कंपोनेंट है वो कौन है? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज को हम अलग ही नजरिए से देखते हैं और सोचते हैं, हमें लगता है कोई सेल है या कुछ और स्ट्रक्चर है। नहीं, दैट इज अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। जब आप 12th में एक चैप्टर पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो वहाँ एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी क्या होता है, या फिर आपने WBC जब पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वहाँ भी एंटीबॉडी का नाम आ चुका है। WBC के कुछ सेल्स बनाते हैं। कौन से सेल्स बनाते हैं? कौन कौन सा टाइप? लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट के 2 टाइप्स बताए थे, कौन कौन से? हाँ, तब तुम समझदार हो। इन्हीं सब की जरूरत पड़ेगी। सम आर हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स में भी देखा था आपने, केमिकल नेचर ऑफ द हॉर्मोन्स की जब बात करी थी, तो प्रोटीनेशियस हार्मोन भी होता है, एमिनो एसिड वाले, एमिनो एसिड डिराइव्ड भी होते हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन्स भी होते हैं। तो प्रोटीन कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो हार्मोन की तरह काम करते हैं। सम आर एंजाइम्स। ये वाला टॉपिक इसी चैप्टर में डिस्कस करना है। कुछ एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। एंजाइम्स के लिए एक बात याद रखना, एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट। ये क्या है? बायो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है? विच कैन चेंज रेट ऑफ
रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे वो क्या कहा जाता है? कैटलिस्ट। चेंज का मतलब यही नहीं सिर्फ समझना है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज ही कराएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी कराएगा, तो दोनों काम इनके हो सकते हैं। तो आपने ट्रांसपोर्ट वाले प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया है, इन्फेक्शियस एजेंट वाले पढ़ोगे आगे नेक्स्ट क्लास में। हार्मोन्स के बारे में आपने प्रोटीनेशियस हार्मोन के बारे में पढ़ लिया है, एंजाइम के बारे में इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। एक दूसरा नाम है कोलेजन, इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड, एनिमल किंगडम में कौन आता है वो आई थिंक सबको क्लियर है ना। एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोटीन है दैट इज अ कोलेजन। कौन सा प्रोटीन? कोलेजन। कोलेजन फाइबर का नाम आपने सुना होगा, या फिर इन जनरल वर्ड हम सुनते हैं फाइबर्स। हमारे डाइट में फाइबर्स हैं क्या? तो वो फाइबर के लिए ही बहुत सारी बीमारियां, क्या ज्यादातर वहां हमें कैटलिस्ट नहीं समझाना है, बाकी हमें जरूरत पड़ेगी कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज की। अब एक और नाम लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ये प्लांट फिजियोलॉजी जब स्टार्ट करेंगे इस एंजाइम का नाम बहुत बार आएगा, जिससे फोटोसिंथेसिस जब स्टार्ट करेंगे तो ये एंजाइम फिर से आएगा, इसलिए इसको नाम याद करो। रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रुबिस्को। क्या बोलते हैं? रुबिस्को। तो इसका पूरा नाम क्या है? रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। हाँ जी, राइबोलोज या जो भी बोलना है ना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे? रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। अगर इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर कोई एंजाइम है, कोई प्रोटीन है, तो वो कौन सा है? रुबिस्को। एनिमल वर्ल्ड में कौन सा? कोलेजन। पूरे लिविंग वर्ल्ड में की बात करेंगे, जब बायोस्फीयर की बात करेंगे तो कौन सा? रुबिस्को। ऐसा क्यों है ये अब तब तक वेट करो जब तक प्लांट फिजियोलॉजी नहीं आ जाती, ठीक है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है और उनके फंक्शंस हैं, और ये जो आपका चार्ट है एनसीईआरटी में ये बना हुआ है, और इस पे क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये GLUT4। जैसे एक का नाम देखो कोलेजन, ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। इंटरसेलुलर मतलब क्या हुआ? सेल्स के बीच में, जैसे ये दो हमने कुछ सेल्स बना लिए है ना, इनके सेल्स के बीच में जो गैप होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इन स्पेसेस में यही आपका कोलेजन फाइबर ही भरा होता है। जब आपके इस फाइबर का अमाउंट कम हो जाएगा तो आप बूढ़े हो जाओगे। स्किन की सेल्स हैं, इनके सेल्स के बीच अभी ठीक ठाक अमाउंट है फाइबर का, तो आपकी स्किन यंग सी लग रही है। जब ये फाइबर कम हो जाएंगे, कोलेजन फाइबर कम हो जाएंगे, तो स्किन लूज हो जाएगी। हाँ, तो वो दैट इज अ साइन ऑफ एजिंग। तो कोलेजन फाइबर, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का नाम आपने सुना है, कहाँ सिक्रीट, कौन सिक्रीट करता है? ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। पैंक्रियाटिक जूस का एंजाइम है जो आपके प्रोटीन का डाइजेशन करता है, एक ये एंजाइम है। इंसुलिन का नाम जस्ट आपने पीछे चैप्टर में सुना था, इंसुलिन हार्मोन दैट इज आल्सो सिक्रीटेड बाय पैंक्रियास, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, एक हार्मोन है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, जो भी हमारी बॉडी में फॉरेन एजेंट जाता है, इन्फेक्शन कॉज करने वाला एजेंट जाता है, कोई माइक्रोब, कोई केमिकल, कुछ भी जो हमारी सेल्स को डैमेज कर सकता है, उनसे फाइट करने वाले प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बोलते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स आपने सेल मेम्ब्रेन में देख लिया है ना। सेंसरी रिसेप्टर्स, जैसे आपके, अच्छा ये भी रिसेप्टर्स हैं, सेल के पास भी रिसेप्टर्स हैं, ये आपके कुछ सेंस ऑर्गन के नाम दिए हुए हैं। स्मेल के लिए आपका नोज है, टेस्ट के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे आप टेस्ट बड्स कहते हो, एंड बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं एज अ वो रिसेप्टर काम करते हैं, तो ये रिसेप्टर्स आपके सेल्स के पास होते हैं। एंड GLUT4, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर का ही नाम है। इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन एक्चुअली क्या करता, क्या है, जो ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा होता है तो ये ग्लूकोज के इंटेक को बढ़ा देता है, सेल ग्लूकोज इंटेक ज्यादा करने लगता है, ग्लूकोज को अपने सेल के अंदर वो लेने लगता है। इसी GLUT4
रिसेप्टर के फंक्शन की वजह से। जैसे मान लो कि इस सेल्स के बीच आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है और इस पे लगा हुआ है ग्लूट 4 एज अ रिसेप्टर लगा है। इंसुलिन इस ग्लूट 4 को बोलेगा कि भाई इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बहुत जल्दी से या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लेके आओ, और वो इंसुलिन फिर उसको कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में। लीवर की सेल्स इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती हैं। पहले सेल के अंदर में, सेल का अंदर जो मीट कहाँ, ग्लूकोज कहाँ सबसे ज्यादा बढ़ेगा अगर कंसंट्रेशन, तो ब्लड स्ट्रीम में बढ़ता है ना। तो ब्लड स्ट्रीम से सेल्स के अंदर ले जाने का काम करता है ये GLUT4, एंड सेल के अंदर जाने के बाद वो कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में। वो इंसुलिन का काम है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज का जो रेट है वो GLUT4 बढ़ाता है, और ये बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए इसको ध्यान से याद रखना। अब आ जाओ आपका प्रोटीन के कन्फिगरेशंस की बात करें, जो हमने अभी पीछे आपको एक उससे समझने की कोशिश की कि कितने कन्फिगरेशंस हो सकते हैं और उनका मतलब क्या है। प्रोटीन के कन्फिगरेशन की बात करेंगे तो आपको प्राइमरी कन्फिगरेशन या प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे एक्चुअली, है ना। एंड उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सेकेंडरी, एंड नेक्स्ट थर्ड टर्शियरी, एंड लास्ट वन इज द क्वाटरनरी। तो 4 स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपका प्रोटीन दिख सकता है। अब आपके बुक पे देखोगे तो यही वाला एक पिक्चर बना हुआ है, उस पे पीछे कहीं इस चैप्टर में स्टार्टिंग में कहीं बना हुआ है। ऐसे हम बुक पे देखते हैं तो प्रोटीन हमारा कुछ ऐसा दिखता है। अब इन्हीं सभी कन्फिगरेशंस को समझना है, ये कन्फिगरेशंस बनते कैसे हैं और इनका मतलब क्या है, कौन सी प्रोटीन हमारे किस कन्फिगरेशन में एग्जिस्ट करती है, सेल के या सेल के बाहर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रेट चेन है अमीनो एसिड का, जो कि अमीनो एसिड जुड़ा होता है किसके थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, एंड फॉर्म प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब अमीनो एसिड आप ऐसे जोड़ते चले जाओ और इसी फॉर्म में आपका सारा अमीनो एसिड पड़ा हो, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाए, और आपका ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये आपका क्या कहा जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। बिल्कुल एक पॉलीमर है, अमीनो एसिड का पॉलीमर है, और वो स्ट्रेट चेन में हो। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मोस्ट अनस्टेबल है। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ये बहुत तेजी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मोस्ट अनस्टेबल बोल लो या फिर रिएक्टिव बोल लो, बहुत रिएक्टिव फॉर्म होता है प्रोटीन का। ठीक है, एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज अ positional information in a protein which is the first amino acid and which is the second and called जो भी होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर में, जैसे 1 2 3 हमने सीक्वेंस में बना रखा है। अमीनो एसिड 1 यहाँ पे कोई मान लो कि वैलिन है, यहाँ पे थ्रियोनिन है, वो सीक्वेंस इनका क्या होता है, वो दैट इज अ प्री डिसाइडेड। और वो डिसाइड कैसे किया जाता है, डीएनए डिसाइड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में ऐड होगा उसी। और आपने जब देखा अभी पीछे पढ़ा कि प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, और वो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कौन को किसके पास वो कंट्रोल है, डीएनए के पास। ठीक है, डीएनए ट्रांसक्राइब करके बनाता है एमआरएनए, एमआरएनए पर जैसे इंफॉर्मेशन आएगा वैसा ही अमीनो एसिड का सीक्वेंस ऐड होता चला जाएगा, राइबोसोम वैसा ऐड करता चला जाएगा, मतलब वैसा प्रोटीन बनके आपके सेल में तैयार हो जाएगा आपकी। तब वो आपकी जो बॉडी के फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है वैसा प्रॉपर्टी आएगा। मतलब जो भी आपके फीचर्स, जो भी एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। कैसे, इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, बट सब कुछ कंट्रोल उसी के में होता है। आपने ये आप सीक्वेंस ये पढ़ा हुआ है, कई बार मैंने इसको आपको बता दिया है। सेल का जो डीएनए है वो क्या पहले बनाता है, इसका क्या चलता है, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, एमआरएनए। एमआरएनए बनने के बाद तो ये आपका न्यूक्लियस के बाहर आता है, चलता है फिर ट्रांसलेशन, और ये एमआरएनए राइबोसोम की मदद से फिर क्या बना देता है, प्रोटीन। क्या बना देता है, प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है वो क्या है, अमीनो एसिड का तो सीक्वेंस ही तो होता है, अभी अभी हम यही तो पढ़ रहे हैं, अमीनो एसिड का सीक्वेंस, है ना। तो ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस कैसा बनेगा, ये डीएनए जैसा एमआरएनए बनाएगा, और ये एमआरएनए को रीड करता है राइबोसोम। एमआरएनए को क्या कौन रीड करता है, राइबोसोम।
जैसे इंफॉर्मेशन इस mRNA पर आएगा यहाँ न्यूक्लियस से, उसी सीक्वेंस में अमीनो एसिड को जोड़कर राइबोसोम एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल तैयार कर देता है। तो अंडर द कंट्रोल प्रोटीन नहीं बना, अंडर द ये डीएनए कंट्रोल प्रोटीन आपका सिंथेसाइज होता है। तो अंडर द जेनेटिक कंट्रोल ही सब कुछ आपका कैरेक्टर होता है। तो आपके किसी में कोई फीचर्स हैं, जैसे मैं एक बात कर लूँ, आपके हेयर का कलर किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है ना, तो वो डिपेंड करता है कि आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन में क्या वो सिग्नल्स हैं, वो इंफॉर्मेशन है, उस पर डिपेंड करता है। किसी का हेयर स्ट्रेट है, किसी का कर्ली है ना, किसी के बॉडी में मेलानिन स्किन में ज्यादा बन रहा है, किसी में कम बन रहा है, दैट इज प्योरली कंट्रोल्ड बाय योर जेनेटिक्स। एंड वो जेनेटिक्स आपका जेनेटिक मटेरियल है। ये आपको समझ जब तक नहीं होएगी ना, तब तक आपको जेनेटिक्स समझ नहीं आएगा। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये प्रोटीन कैसे बनता है, कैसे एमआरएनए बनता है, ये सब कुछ आपका 12th का सिलेबस है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको क्या पढ़ना होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बस। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में क्या आ जाता है, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड पढ़ लोगे, न्यूक्लिक एसिड पढ़ लोगे, डीएनए कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ लोगे, दैट्स इट। उसके बाद की कहानी आपकी शुरू होएगी 12th में, ये आगे पूरे। तो वहां ही आप जब ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ लोगे तो फिर मेंडल पढ़ोगे। मेंडल के बारे में सुना था, तो मेंडल को फिर से पढ़ोगे। नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस को भी पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ोगे। तो जेनेटिक्स वहाँ थोड़ा सा है, कॉम्प्लेक्स है, और सबसे ज्यादा वेटेज जेनेटिक्स का ही है। ऑफ अमीनो एसिड कैसा होगा वो आपने देख लिया है ना। तो ये सब कुछ कहाँ से आता है, कौन डिसाइड करता है, आपका जेनेटिक मटेरियल। न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन ऑन राइबोसोम है प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो भी राइबोसोम से जस्ट बना हुआ प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, जस्ट अभी जो प्रोटीन बना हुआ है, तो वो आपका क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। मतलब एमिनो एसिड का एक बस आपका पॉलीमर है, एमिनो एसिड का एक चेन है जो राइबोसोम बनाता है, वो आपका क्या कैसा स्ट्रक्चर होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को आप फोल्ड करो, किसी और प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ उसको इंटरविंग करो, है ना, नेटवर्क की तरह, तो वो कैसा आपका बॉडी में या सेल किस लेवल पे उसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन करता है। फिर उसके बाद के चेंजेस आते हैं, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर फिर सेकेंडरी में, सेकेंडरी फिर टर्शियरी में, टर्शियरी फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सबसे अनस्टेबल प्राइमरी। ठीक है, ये आपका एमिनो एसिड कार्बोक्सिलिक वेरिएबल, ये अपन ने पहले बात कर ली, एसिडिक एल्कलाइन, है ना, ये सारा कुछ हो चुका है। सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन को देखो। सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। जब हम बात करेंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर स्पाइरली कॉइल्ड। आप अपने स्पाइरल कॉपी को देख लो, जो पीछे वो लगा हुआ है स्पाइरल, वो भी तो एक चेन ही है। उसको खींच दो तो एक पूरा स्ट्रेट चेन बन जाएगा। उसी को एक एंगल पे रोटेट करा दिया गया तो एक शेप ले लिया उसने। तो जब भी ये आपकी जो ऊपर एक एमिनो एसिड की चेन बन रही थी, वो वही स्पाइरली कॉइल्ड कर जाती है, तो आपका बन जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का वो क्या कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब बनता है तो कुछ बॉन्ड और बन जाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ बॉन्ड होगा कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, ये जब कॉइलिंग होती है, तो वो कॉइलिंग के दौरान कुछ एडिशनल बॉन्ड बनते हैं, और वो बॉन्ड जब तक नहीं बनेगा तब तक सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनता है। और यहाँ पे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने के लिए आपके बॉन्ड ऐड करे जाते हैं। इन एडिशन टू पेप्टाइड बॉन्ड, एमिनो एसिड आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, जैसे यहाँ देखो, ये जो आपको डॉटेड बॉन्ड्स दिख रहे हैं, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं तभी इनका ये कॉइलिंग होता है। मॉलिक्यूल जो एक पॉलीमर बना है वो कॉइल करता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड तो अमीनो एसिड के बीच बना ही होगा, उसके साथ साथ क्या आ गया,
हाइड्रोजन बॉन्ड एक एडिशनल बॉन्ड बन जाता है जब हमारा कोई प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी प्रोटीन सेकेंडरी प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। एंड ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है? ऑक्सीजन ऑफ द अमीनो ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑफ द अनदर एमाइड ग्रुप। जो एमाइड ग्रुप का हाइड्रोजन होता है अमीनो ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ ये बन जाता है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये ध्यान से देखना इसको। प्रोटीन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर इनसॉल्युबल इन वाटर, फाइब्रस इन अपीयरेंस, फाइबर की तरह दिखते हैं। फाइब्रस प्रोटीन आपने खाया होगा या देखा होगा जरूर, ठीक है। और ये दो फॉर्म में होते हैं। इनकी जो कॉइलिंग है, अगर वो राइट हैंडेड है तो हम बोलेंगे अल्फा हेलिक्स, वो लेफ्ट हैंडेड है तो बीटा हेलिक्स। ये देखो, राइट हैंडेड रोटेशन ऑफ द स्पाइरली कॉइल्ड, तो उसको हम बोलेंगे क्या? अल्फा सीट या अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन विद अप्रोक्सीमेटली 3 अमीनो एसिड इन ईच टर्न। एक टर्न में 3 अमीनो एसिड होते हैं। एक टर्न कब पूरा होता है? यहां से स्टार्ट होके दिस वन इज द वन टर्न। 360 के रोटेशन पूरा होने के बाद एक टर्न पूरा होता है। और यहाँ इस एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस से स्टार्ट हो और इमेजिनरी एक्सिस के बीच आ जाए तो इस पूरे रोटेशन में 3 अमीनो एसिड होते हैं अप्रोक्सीमेटली, लगभग, ऐसा फिक्स नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है। तो लगभग 3 अमीनो एसिड इस पूरे एक टर्न में होता है। दिस इंट्रामोलिकुलर नहीं, इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल, इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, केराटिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, इसमें से ये दो नाम आपने मस्कुलर सिस्टम में देख लिया था, एक्टिन मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन। तो मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। कौन सा स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। केराटिन इज अ फाइब्रस, टफ, रेजिस्टेंट टू डाइजेशन। इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते केराटिन को। स्क्लेरोप्रोटीन एंड हार्डनेस ऑफ द केराटिन इज ड्यू टू अबंडेंस ऑफ सिस्टीन अमीनो एसिड। इसमें सिस्टीन बहुत ज्यादा होता है और इस वजह से हार्डनेस आता है केराटिन जहां भी होता है। और केराटिन आपके देख लो जो बॉडी के हार्ड स्ट्रक्चर जैसे नेल है और जो एनिमल्स के हूफ होते हैं, वो क्या होता है, सींग होता है, वो इन्हीं से बना होता है। आपके हेयर में भी केराटिन है। तो हार्ड स्ट्रक्चर्स इन्हीं